आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। हर व्यक्ति के हाथ में मल्टीमीडिया फ़ोन है और हर व्यक्ति वो फ़ोन यूज़ कर रहा है और हर समय वो फ़ोन यूज़ करता रहता है। अगर 4 लोग एक पास बैठे भी होते हैं, तो आपस में बात ना करके हम मोबाइल में ही लगे होते हैं। अगर एक-दूसरे से कुछ पूछना भी होता है, तो फ़ोन पर ही मैसेज कर देते हैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और उसी पर हमें रिप्लाई भी मिल जाती है। आज के इस दौर में शायद अगर किसी इंसान को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन ना मिले, तो ज़िंदा रह जाएगा, लेकिन अगर उसके हाथ में मोबाइल ना हो, तो उसे ज़िंदा रहना थोड़ा-सा मुश्किल का काम है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक कत्ल होता है और वजह ये मोबाइल ही होती है। और इसी मोबाइल की वजह से वो व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति पर हर व्यक्ति को बहुत नाज़ होता है और बहुत विश्वास होता है। हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साए में अपने आप को बहुत महफ़ूज़ और बहुत सुरक्षित महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई मुश्किल आता है और अगर कोई परेशानी आती है, तो वही व्यक्ति होता है जो सामने आता है और बादलों की तरह छाया बना लेता है और उन सारे मुश्किलों को और सारे परेशानियों को रोक लेता है और हम तक उस परेशानी को आने ही नहीं देता। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है। बुरहानपुर में एक इलाका है धूलकोट और इसी धूलकोट में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो मुखिया हैं उनका नाम भीमान सिंह है और ये एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनके अलावा इनके परिवार में इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम जमुना बाई है और इनका एक बेटा भी है, बेटे का नाम रामकृष्ण है, बेटा बीए कर चुका है और इनकी एक बेटी भी है और बेटी का नाम कृष्णा बाई है। ये परिवार बहुत खुशहाल परिवार है, इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और इनकी इज़्ज़त भी गाँव समाज में बहुत है, क्योंकि जो इस घर के मुखिया हैं, वो एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने की वजह से पूरे गाँव के लोग इस परिवार की बहुत इज़्ज़त करता है। लेकिन इस परिवार के ऊपर एक रोज़ दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उस दिन तारीख थी 1 जनवरी 2022 का। शाम का टाइम था, रात हो चुकी थी और जो इनका लड़का था रामकृष्ण, वो खाना खाकर वो घर पर कहता है कि वो बाहर जा रहा है टहलने और अभी कुछ समय में वो वापस आ जाएगा। और वो बाहर चला जाता है टहलने और काफ़ी समय बीत जाता है, वो घर वापस नहीं लौटता। फिर परिवार वाले जो लोग थे वो परेशान होने लगते हैं और जो भीमान सिंह थे, इस परिवार के जो मुखिया थे, वो अपने आस-पड़ोस में जाते हैं और उसके बारे में पूछताछ करते हैं और पता करते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है और पता नहीं चलता है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह तक ये परिवार जागता रहता है और फिर सुबह होते ही ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है कि भीमान सिंह का जो इकलौता लड़का है, जिसका नाम रामकृष्ण है, वो रात से ही गायब है और अभी तक वो मिला नहीं है। फिर गाँव वाले इस परिवार का मदद करते हैं और वो लोग भी तलाशने और ढूँढने में पूरी जी-जान लगा देते हैं, लेकिन रामकृष्ण का कुछ पता नहीं चलता है। और 2 जनवरी का भी पूरा दिन गुज़र जाता है और रात हो जाती है। रात के 10 बजने वाले होते हैं। फिर गाँव वाले और परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए और वहाँ जाकर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और फिर ये लोग पुलिस के पास पहुँचते हैं और जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं रामकृष्ण की गुमशुदगी का। लेकिन पुलिस भी ये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देती है और ये कह देती है कि रामकृष्ण बच्चा तो है नहीं, कहीं चला गया होगा, आ जाएगा, कहीं दूर घूमने के लिए निकल गया होगा, कहीं दूसरे शहर चला गया होगा। लेकिन काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, 2-3 दिन गुज़र जाते हैं और वापस नहीं लौट कर आता। इधर गाँव वाले और परिवार वाले लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, लेकिन पुलिस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। अब 4-5 दिन गुज़र जाते हैं और तारीख आ जाती है 5 जनवरी 2022 का। 5 जनवरी के दिन एक नदी है वहाँ पर और उस नदी का नाम है रूपरेली नदी। इसी रूपरेली नदी के पास एक वन विभाग का रेस्ट रूम है। इसी रेस्ट रूम में कुछ वन विभाग के अधिकारी आराम कर रहे थे। वन विभाग के कर्मचारी थे और इसी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी बाहर निकलता है और उस नहर की तरफ, उस नदी की तरफ, रूपरेली जो नदी थी, उधर टहलने के लिए चला जाता है। उधर वो टहल रहा होता है, तभी उसकी नज़र नदी के किनारे झाड़ियों पर पड़ती है, जहाँ पर एक लाश उसे नज़र आती है। वो करीब जाता है तो उसे जो दूर से दिख रहा था, वो कन्फर्म हो जाता है कि ये लाश ही है। फिर वो अपने बाकी साथियों को वहाँ बुलाता है और वो भी देखते हैं और फिर ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। इधर ये बात गाँव में भी आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस पहुँचती उससे पहले गाँव वाले यहाँ पहुँच चुके थे। गाँव वाले आते हैं और पुलिस भी कुछ समय में वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखा जाता है तो उसके हाथ और पैर नायलॉन की रस्सी से बाँधे हुए थे और उस नदी में फेंक दिया गया था। उस लाश को बाहर निकाला जाता है झाड़ियों में से और उसकी पहचान कराई जाती है, तो पता चलता है कि ये रामकृष्ण की ही लाश है। अब और पुलिस वालों पर लोगों का गुस्सा फूट जाता है और लोग कहने लगते हैं कि शायद इस मामले में पुलिस पहले तफ्तीश की होती और छानबीन की होती, तो रामकृष्ण जिंदा मिल गया होता और उसकी मौत नहीं हुई होती।
पुलिस इस लाश को अपने कब्जे में लेती है और लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है और इस कत्ल होने की वजह का तलाशने में लग जाती है। सबसे पहले तो पुलिस वाले इस परिवार के जो मुखिया थे भीमान सिंह, उनसे पूछताछ करती है और उनसे पूछती है कि आपको अगर किसी से दुश्मनी हो या किसी पर शक हो तो बताइए। भीमान सिंह कहते हैं कि उनका किसी से भी दुश्मनी नहीं है और किसी पर भी शक नहीं है। और फिर पुलिस वाले रामकृष्ण का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसको ट्रेस पर लगाते हैं। उससे भी पुलिस वालों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि जो उसका आखिरी लोकेशन बता रहा था वो रामकृष्ण का घर ही था। इस वजह से पुलिस को भी कोई खास कामयाबी नहीं मिलती है और पुलिस हर तरह से तफ्तीश कर चुकी थी और जांच कर चुकी थी, लेकिन इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोई इस मामले में सुराग नहीं मिल रहा था कि इस कत्ल के पीछे कौन है। फिर पुलिस लास्ट में थक हार कर जो इस परिवार के मुखिया थे भीमान सिंह, उनसे कहती है कि एक बार हम आपके घर आना चाहते हैं और रामकृष्ण के जो बेडरूम था वहां पर जाना चाहते हैं और वहां पर जाकर हम जांच करना चाहते हैं। भीमान सिंह भी इजाजत दे देते हैं और वो कह देते हैं कि ठीक है, आप आइए और उसके रूम में जाइए, जांच कीजिए और पता कीजिए, शायद वहां से कोई आपको क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। फिर एक रोज पुलिस पहुंच जाती है भीमान सिंह के घर और रामकृष्ण के रूम में जाती है, वहां तलाशी करती है, लेकिन पुलिस को वहां से भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है और कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले घर से बाहर आने वाले ही होते हैं कि तभी वहीं एक बाथरूम था और उस बाथरूम पर पुलिस वालों की नजर जाती है। वहीं एक झोला टंगा हुआ था बाथरूम में और उस बाथरूम में जो झोला टंगा हुआ था उसी झोला में एक रस्सी थी और वो रस्सी नायलॉन की ही रस्सी थी। अब जो पुलिस वाला ये चीज देखा था उसको शक हो जाता है परिवार के ही लोगों पर वो रस्सी देखकर, क्योंकि जिस रस्सी से इसके हाथ पैर बांधे हुए थे रामकृष्ण के, सेम वही रस्सी उनके घर में भी मौजूद था। सबसे पहले तो ये वहां से अपने सीनियर अधिकारी के पास आता है और उनसे बातें करता है और ये पुलिस वाला कहता है कि सर, हमें लग रहा है इस मर्डर के पीछे, इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं है बल्कि परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि उस घर में मैं एक चीज देखा हूँ और वो नायलॉन की रस्सी थी जिस रस्सी से इसका हाथ पैर बांधा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसी रस्सी का वो टुकड़ा घर में मौजूद है। जो सीनियर पुलिस थे, अफसर थे, वो भी इजाजत दे देते हैं और कह देते हैं कि परिवार के लोगों को उठाओ और उनसे पूछताछ करो। फिर सबसे पहले तो जो इस परिवार के मुखिया थे, जो टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, भीमान सिंह, उनको उठाया जाता है और उनसे पूछताछ किया जाता है। इधर गांव वालों में इनकी इज्जत बहुत थी, तो जो इसके बारे में गांव वालों को जब पता चलता है तो गांव वालों का गुस्सा और फूट जाता है और वो कहने लगते हैं कि पुलिस वाले इस मामले को गुमराह कर रहे हैं और भटका रहे हैं और दूसरे को इस मामले में फंसाना चाह रहे हैं। पुलिस वाले चूंकि इनको उठाकर थाने लेकर जा चुके थे और इनसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इनसे कोई जानकारी नहीं मिलती है और फिर पुलिस वाले भीमान सिंह को छोड़ देते हैं। और अब पुलिस वाले जो रामकृष्ण की माँ थी जमुना बाई, इनको उठाती है और इनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इनसे भी पूछताछ होती है, लेकिन इनसे भी पुलिस वालों को कोई खास जानकारी नहीं मिलती है और इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है, तो इनको भी छोड़ दिया जाता है। अब इस घर में एक लड़की बची थी जो इनकी बेटी थी और रामकृष्ण की बहन थी और उसका नाम था कृष्णा बाई। अब पुलिस इस लड़की को भी उठाती है और इस लड़की को भी लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और इससे भी पूछताछ करती है। पुलिस वाले इस लड़की के साथ एक तुक्का चाल चलते हैं, एक तुक्का फेंकते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो सारी सच्चाई बता चुके हैं और तुम भी अब जो भी सच है वो बता दो, अगर झूठ बोलोगी तो हमें पता चल चुका है और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इस तुक्का में जो कृष्णा बाई थी ये फंस जाती है और उसे लग जाता है कि सच में उसके माता पिता जो हकीकत है वो बता देते हैं और फिर ये जो लड़की थी कृष्णा बाई ये टूट जाती है और पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देती है। कृष्णा बाई बताती है कि ये कत्ल कोई और नहीं किया है बल्कि हमारे पिता ही जो भीमान सिंह है उन्होंने ही किया है। अब पुलिस वाले इनसे वजह पूछते हैं इस लड़की से कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपने ही पिता को, अपने बेटे को मार देना पड़ा। तो ये लड़की वजह बताती है और कहती है कि जो मेरा भाई है रामकृष्ण, वो हमेशा मोबाइल फोन में लगा रहता था और हमेशा किसी न किसी लड़की से वो बात करता रहता था और 24 घंटा वो लड़की से बात करता और एक लड़की से नहीं वो कईयों लड़की से बात करता था। इस बात को लेकर मेरे पिता बहुत परेशान रहते थे और काफी बार समझा चुके थे, लेकिन ये मान नहीं रहा था। और फिर वो थक हार कर एक जगह रामकृष्ण का, यानी कि मेरे भैया का, उन्होंने शादी भी तय कर दिया और सगाई भी हो गया, लेकिन फिर भी ये बात करना नहीं छोड़ रहा था लड़कियों से और पिता उसको बार बार डांटते और समझाते कि अब तुम्हारी सगाई हो गई है, अब तो लड़कियों से बात करना छोड़ दो, लेकिन ये नहीं मान रहा था। और 1 जनवरी को भी ये ऐसे ही बात कर रहा था खाना खाने के बाद एक लड़की से और तभी मेरे पिता घर में पहुंचे और जब वो घर में आए और इसको बात करते हुए देखा तो इस पर भड़क गया और इसको डांटने लगे और फिर इसके चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए, लगभग 3-4 तमाचे लगा दिए
और उसके बाद से इसको धक्का दिए। जब ऐसे इसको धक्का दिए तो ये दीवार के कॉर्नर पर जा लगा इसका सर और ये वहीं गिर गया। और फिर गुस्से में थे उस टाइम और ये अपने पैर से उठाकर उसके सीने पर एक पैर मार देते हैं जोर से और शायद उसी समय इसकी मौत हो जाती है। और फिर जब इसका सांसें चलना रुक जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ये लोग घबरा जाते हैं और फिर समझ में नहीं आता है कि अब रामकृष्ण की लाश के साथ करना क्या है, अब इसकी मौत हो चुकी है। फिर ये लोग इसका हाथ पैर बांधते हैं, वहीं घर में जो बाथरूम में नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई थी उसी में से एक टुकड़ा काटते हैं और उसी टुकड़े से इसका हाथ पैर बांधते हैं और इसे बोरे में रखा जाता है और ये लोग नहर में ले जाकर फेंक देते हैं। ये लोग ये सोच रहे थे कि नहर में फेंक देंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी और हम लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लाश बह कर कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन ये लाश वहीं झाड़ियों में फंस गई थी और इस पर नजर जब एक वन विभाग के कर्मचारी की पड़ती है तो पुलिस वालों के पास जाता है ये खबर और फिर पुलिस वाले जब इस मामले में तफ्तीश करते हैं तो ये लोग पकड़े जाते हैं। यही वो पिता थे जो पुलिस स्टेशन कईयों बार गए अपने बेटे के कातिल को पकड़वाने के लिए और खुद ये ढूंढ रहे थे उस कातिल को और गांव वालों के साथ भी ढूंढने में कोशिश कर रहे थे। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अध्यापक, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, वही अपने बेटे को ऐसे कत्ल कर सकता है। ये शायद अपने बेटे को उस नदी में न डाल करके ये पुलिस के पास गए होते तो शायद पुलिस वाले भी इस पर रहम करते और जो सजा मिलती बाद में वो कुछ रियायत होती उस सजा में इनके साथ। लेकिन इन्होंने उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और इस लाश को इन्होंने ले जाकर नदी में फेंक दिया। ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती की और इस समय ये तीनों लोग, जो इनकी बेटी है और जो खुद भीमान सिंह है और जो उनकी पत्नी है जमुना बाई, ये तीनों लोग अपने ही बेटे और भाई के कत्ल के इल्जाम में इस समय जेल में है और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी इस पर फैसला आया नहीं है और फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।